सुनिए, ऐसा मत कीजिए। सुनिए, ऐसा मत कीजिए। जयपुर का ऐतिहासिक और भव्य महल आज रोशनी से जगमगा रहा था और चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यह शहर के सबसे प्रसिद्ध और युवा उद्योगपति अर्जुन का दूसरा विवाह समारोह था, जो किसी राजशाही उत्सव से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी जो महंगे परिधानों में सजे इस आलीशान शादी का हिस्सा बनने आए थे। शहनाई की गूंज और ढोल की थाप से पूरा वातावरण गुंजायमान था और हर कोई इस पल का आनंद ले रहा था। यह एक अवसर था जिसे शहर के सभी अमीर देखना चाहते थे। रिया ने गुस्से को काबू करने का दिखावा करते हुए मीरा की तरफ उंगली उठाई और अपमानजनक लहजे में चिल्लाकर उसे बाहर जाने को कहा। उसने कहा कि तुम जैसी औरत की यहां जगह नहीं है, जिसने सालों पहले अर्जुन को धोखा दिया था और खुशी बर्बाद करने आई हो। रिया ने सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगाई और आदेश दिया कि इस औरत को तुरंत महल से बाहर फेंक दिया जाए, मगर मीरा अपनी जगह से नहीं हिली और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई जो रिया को चिढ़ा रही थी। वह रिया की धमकियों से डरने वाली नहीं थी। सुमित्रा देवी ने कांपते हुए कदमों से रिया की तरफ चलना शुरू किया और उसके करीब जाकर जोर से एक जोरदार थप्पड़ रिया के गाल पर रसीद कर दिया, जिसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उन्होंने रिया पर चिल्लाते हुए कहा कि तूने मेरे साथ इतना बड़ा और घिनौना धोखा किया है और मेरे बेटे की सारी संपत्ति हड़पने का गंदा जाल बुना, जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सुमित्रा देवी ने कहा कि मैंने मीरा जैसी अच्छी लड़की को घर से निकालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, जिसका फल मुझे अब मिल रहा है। मीरा ने सुमित्रा देवी के इस नाटक को देखकर एक ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा कि अब आपके इन झूठे मगरमच्छ के आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि आप सिर्फ इसीलिए रो रही हैं क्योंकि आपकी दौलत और आपकी झूठी इज्जत खतरे में पड़ गई हैं, वरना आपको मेरे जाने का कभी कोई अफसोस या दुख नहीं था। मीरा ने साफ तौर पर कहा कि आप रिया से कम नहीं हैं, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रिया को जब लगा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो उसने पागलों की तरह मीरा की तरफ छलांग लगाई और उसके हाथ से वह लाल फाइल छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने फौरन आगे बढ़कर रिया का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी भारी पोशाक खराब हो गई। अर्जुन ने बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि अगर तुमने मीरा को एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हारी जान लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मीरा ने अर्जुन की इस झूठी हमदर्दी को देखकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की मदद या झूठे सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने अर्जुन से कहा कि आज तुम मुझे बचाने का जो नाटक कर रहे हो, वह तुमने उस खौफनाक रात को क्यों नहीं किया जब तुम्हारी अपनी मां मुझे जानवरों की तरह घर से बाहर निकाल रही थी। मीरा की इस कड़वी और सच्ची बात ने अर्जुन के दिल को बुरी तरह से छलनी कर दिया और उसे अपनी बेवकूफी का गहरा एहसास फिर करा दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए मीरा से कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जिसकी कोई माफी नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करने के बजाय इन झूठे लोगों के बुने हुए जाल में फंस गया था और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज को खुद अपने हाथों से खो दिया। अर्जुन ने रोते हुए कहा कि मैं अपनी हर एक गलती की कोई भी सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर खड़ा हूं। मीरा ने अर्जुन की तरफ एक ठंडी नजर डाली और कहा कि तुम्हारी किसी सजा या माफी से मेरे बीते हुए वह भयानक साल वापस नहीं आ सकते, जिनमें मैंने अकेले खून के आंसू रोए हैं। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे आंसुओं से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर इसका प्यार उसी दिन हमेशा के लिए मर चुका था, जिस दिन तुमने मुझे बिना किसी वजह के घर से निकाल दिया था। मीरा ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझा दिया कि वह पुरानी जिंदगी में लौटने के लिए यहां बिल्कुल भी नहीं आई है। हॉल में मौजूद सभी मेहमान इस ड्रामे को देखकर सन्न रह गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में इतनी भयानक सच्चाइयां कैसे बाहर आ सकती हैं।
जो लोग कुछ घंटों पहले तक अर्जुन और रिया की जोड़ी को दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मानकर तारीफें कर रहे थे, वे अब उन पर खुलेआम थूक रहे थे। समाज के जाने माने लोगों ने फैसला कर लिया था कि वे अब इस धोखेबाज परिवार के साथ कोई व्यावसायिक या व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रखेंगे, जिससे सुमित्रा का घमंड टूट गया। रिया के पिता, जो कुछ समय पहले तक घमंड में चूर थे, अब अर्जुन के पिता के सामने घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए अपनी इज्जत बख्शने की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी सच में बहुत गहरे कर्ज में डूबी हुई है और अगर यह शादी टूट गई तो उनके लेनदार सारी संपत्ति कुर्क कर लेंगे और वे सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन अर्जुन के पिता ने उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा कि जो लोग दूसरों की खुशी बर्बाद करते हैं, उनका यही अंजाम होना चाहिए। तभी अचानक महल के बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाज सुनाई देने लगी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों की धड़कन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मीरा ने कहा कि मैंने पुलिस को वह सारे पक्के सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले ही दे दी थी, जो रिया और सुमित्रा देवी के घिनौने अपराधों को साबित करने के लिए काफी है। सायरन की आवाज सुनकर रिया पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और वह बचने के लिए इधर उधर भागने का रास्ता तलाशने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पुलिस के कई हथियारबंद जवान अपने अधिकारी के साथ तेज कदमों से उस भव्य विवाह हॉल के अंदर घुसे और उन्होंने आते ही सभी दरवाजे बंद करने का सख्त आदेश दे दिया। पुलिस अधिकारी ने अपने हाथ में एक वारंट लहराते हुए कड़क आवाज में कहा कि हम यहां रिया और सुमित्रा देवी को जालसाजी और धोखाधड़ी के बहुत गंभीर अपराध में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सुमित्रा देवी जोर जोर से रोने लगीं और उन्होंने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत बचाने की हताश कोशिश करना शुरू कर दिया। सुरक्षाकर्मी जैसे ही मीरा की तरफ बढ़ने लगे, उसने अपना हाथ उठाया और उन्हें रुकने का सख्त इशारा किया, जिससे वे ठिठक गए। मीरा ने नजरें सीधे अर्जुन की आंखों में डालीं और शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा कि यह शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। उसने आगे कहा कि कानून के मुताबिक एक आदमी तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक पहली पत्नी से तलाक न हुआ हो। यह बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई और सुमित्रा देवी का चेहरा डर से फीका पड़ गया। मीरा का दावा डरावना था। पुलिस अधिकारी ने अर्जुन की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या वह भी इस घिनौनी और गैरकानूनी साजिश में अपनी मां और होने वाली पत्नी के साथ शामिल था। अर्जुन ने शांत और टूटी हुई आवाज में जवाब दिया कि वह अपनी बेवकूफी की वजह से इस पूरी सच्चाई से अनजान था और उसे जो भी सजा मिलेगी वह भुगतने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा कि अभी हम सिर्फ इन दोनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन मामले की पूरी जांच होने तक अर्जुन को भी शहर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। महिला पुलिस कर्मियों ने आगे बढ़कर रिया और सुमित्रा देवी के हाथों में मजबूती के साथ लोहे की हथकड़ियां पहना दी, जो उनकी शान और रुतब्बे का पूरी तरह से मजाक उड़ा रही थीं। रिया अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी और मीरा को गंदी गालियां दे रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे सख्ती के साथ धक्का देते हुए पुलिस वैन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। सुमित्रा देवी का सारा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था और वे अपना सिर झुकाकर आंसू बहाती हुई पुलिस के पीछे चुपचाप चल रही थीं। जैसे ही पुलिस उन दोनों अपराधियों को लेकर महल के विशाल दरवाजे से बाहर निकली, तो मंडप में मौजूद सभी मेहमानों ने भी बिना कुछ बोले तेजी से वहां से निकलना शुरू कर दिया। वे सभी लोग अर्जुन के परिवार से इस तरह दूर भाग रहे थे जैसे इस शानदार घर में कोई भयंकर छूत की बीमारी फैल गई हो, जिससे वे अपने कैप को बचाना चाहते थे। कुछ ही मिनटों के अंदर वह पूरा विवाह समारोह खाली हो गया और वहां सिर्फ टूटे हुए फूल और बिखरे हुए झूठ के अनगिनत टुकड़े बाकी बचे थे। अर्जुन अब उस विशाल और खाली हो चुके हॉल के बिल्कुल बीचों बीच अकेला खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और भयंकर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाकर उस सजी धजी जगह को देखा, जो कुछ देर पहले उसकी खुशियों का बहुत बड़ा गवाह बनने वाली थी, लेकिन अब वह उसकी सबसे बड़ी बर्बादी
का असली प्रतीक बन चुकी थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाए, क्योंकि उसने अपना सब कुछ पूरी तरह खो दिया था। मीरा ने अपनी फाइलों को सलीके से वापस बैग में रखा और उसकी चेन बंद कर दी, क्योंकि उसका वह मकसद पूरी तरह से कामयाब हो चुका था जिसके लिए वह यहां आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो यह बता रही थी कि सालों पुराना भारी बोझ जो उसके सीने पर रखा हुआ था वह आज पूरी तरह से उतरकर खत्म हो चुका है। उसने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन उसकी शांत आंखों में अब कोई भी पुरानी शिकायत या दर्द बिल्कुल मौजूद नहीं था। मीरा बिना कोई नया शब्द बोले और बिना किसी का इंतजार किए मंडप से नीचे उतरी और अपने मजबूत कदमों के साथ महल के उस भव्य दरवाजे की तरफ लगातार आगे बढ़ने लगी। उसका हर एक कदम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जो यह साबित कर रहा था कि वह एक हारी हुई बेचारी औरत नहीं, बल्कि एक निडर और शक्तिशाली विजेता बन चुकी है। अर्जुन बस अपनी भीगी हुई आंखों से उसे अपने आप से हमेशा के लिए दूर जाते हुए बेबसी के साथ चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज अब दूर जा चुकी थी और उस विशाल महल में एक डरावनी खामोशी छा गई थी। मंडप की सजावट अब अर्जुन को बहुत ही भद्दे मजाक की तरह लग रही थी, जो उसकी बर्बादी का जश्न मना रही हो। चारों तरफ बिखरे फूल और टूटे शीशे उस झूठी दुनिया का प्रतीक बन गए थे जिसे अर्जुन ने बड़ी शान के साथ अपने लिए चुना था। मेहमानों के जाने के बाद वह पूरा विवाह स्थल भयानक कब्रिस्तान जैसा महसूस हो रहा था, जहां अर्जुन अकेला खड़ा था। अर्जुन का दिमाग उन भयानक घटनाओं को दोहरा रहा था जो पिछले कुछ घंटों में भयंकर तूफान की तरह उसकी जिंदगी में आई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात पर ज्यादा दुखी हो, अपनी मां के धोखे पर या रिया की नीच साजिश पर। लेकिन इन सबसे ऊपर एक भारी और असहनीय अपराधबोध था जो अर्जुन के सीने को किसी नुकीले खंजर की तरह लगातार बहुत ही बेरहमी से चीर रहा था। उसने अपनी कीमती शेरवानी के बटन खोल दिए, क्योंकि उसे अब अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन में रिया और सुमित्रा देवी को गंदी और बदबूदार हवालात के अंदर धकेल दिया गया था। महल के रेशमी गद्दों पर सोने वाली सुमित्रा देवी अब ठंडी और कठोर जमीन पर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थीं। रिया का वह महंगा लाल रंग का लहंगा अब पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसके बाल बुरी तरह से उलझ गए थे। यह वह खौफनाक जगह थी जहां उनकी दौलत और उनका सारा झूठा घमंड एक पल में टूटकर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया था। आर्थिक अपराध शाखा के कड़क अधिकारियों ने रिया के पिता को एक अलग पूछताछ कक्ष में बिठाकर उनसे बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ शुरू कर दी थी। मीरा ने जो लाल रंग की फाइल पुलिस को सौंपी थी, उसमें रिया के परिवार के सारे फर्जी बैंक खातों और झूठी कंपनियों का पूरा काला चिट्ठा मौजूद था। कड़े सवालों और सबूतों के भारी दबाव के सामने रिया के पिता पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने रोते हुए अपना सारा गुनाह फौरन कबूल कर लिया। उन्होंने मान लिया कि यह सारी साजिश अर्जुन के पैसे के लिए थी। अर्जुन ने सूखी जुबान को गीला किया और कांपती हुई आवाज में मीरा से सवाल किया कि वह क्या बकवास कर रही है। उसने कहा कि हमारा तो सालों पहले ही तलाक हो चुका था और तुमने खुद उस कागज पर दस्तखत किए थे, फिर आज यह नाटक क्यों? अर्जुन के मन में एक तरफ गुस्सा था और दूसरी तरफ गहरी उलझन थी जो उसे अंदर खाए जा रही थी। उसे लग रहा था कि मीरा सिर्फ परेशान करने के लिए यह कर रही है और उसका मकसद शादी रोकना है, मगर मीरा का आत्मविश्वास अर्जुन को डरा रहा था। महल के अंदर अर्जुन अपने भारी और लड़खड़ाते कदमों के साथ उस कमरे की तरफ गया जिसे रिया के साथ उसकी पहली रात के लिए सजाया गया था। कमरे में रखे हुए आलीशान बिस्तर और गुलाब के फूलों की खुशबू अब अर्जुन को बहुत ही ज्यादा भयानक और मतली पैदा करने वाली लग रही थी। उसे यह सोचकर ही भयंकर उल्टी आ रही थी कि वह एक लालची और खूंखार डायन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रहा था। अर्जुन ने गुस्से में वहां रखा हुआ एक महंगा शीशे का फूलदान दीवार पर जोर से दे मारा। फूलदान के अनगिनत टुकड़े फर्श पर बिखर गए
लेकिन अर्जुन के दिल के टुकड़ों की आवाज उस खाली कमरे में कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक थी। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी मां के भयानक धोखे के बारे में सोचकर बुरी तरह से कांपने लगा, जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। सुमित्रा देवी ने अपने झूठे रुतबे और खानदानी घमंड की खातिर अपने ही इकलौते बेटे की जिंदगी को एक गहरे और काले नरक में धकेल दिया था। अर्जुन को अब अपनी मां के उस स्वार्थी प्यार से बहुत ज्यादा नफरत महसूस होने लगी थी। अर्जुन की आंखों के सामने अब मीरा का वह पुराना चेहरा बार बार घूम रहा था, जब वह पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मीरा की प्यारी सी मुस्कान और अर्जुन के लिए उसका वह निस्वार्थ प्यार, जो हर छोटी बात में बहुत ही साफ तौर पर झलकता था। अर्जुन को याद आया कि कैसे वह व्यापार को बढ़ाने के अंधे लालच में इतना डूब गया था कि उसने मीरा की तकलीफों को कभी नहीं देखा। उसने व्यापारिक साम्राज्य तो खड़ा कर लिया, लेकिन अपना हंसता खेलता घर खुद ही हमेशा के लिए जला दिया। इन सब हंगामों से बहुत दूर जयपुर के एक साधारण लेकिन साफ सुथरे होटल के कमरे में मीरा बहुत ही शांति के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में चाय का एक गर्म प्याला था और वह खिड़की से बाहर इस शांत और सोए हुए शहर की खूबसूरत रोशनी को चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी बड़ी जीत का कोई घमंड या खुशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सुकून देने वाली शांति पूरी तरह छाई हुई थी। आज उसने अपने ऊपर लगे उस भयानक कलंक को हमेशा के लिए धो दिया था। मीरा के जहन में वह सारे भयानक और मुश्किल दिन एक फिल्म की तरह चल रहे थे, जो उसने अर्जुन के घर से निकाले जाने के बाद अकेले काटे थे। वह रातें जब उसे बिना खाए भूखे पेट सोना पड़ा था और वह छोटे मोटे काम करके अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की लगातार कोशिश कर रही थी। उसी दर्द और तकलीफ ने मीरा को अंदर से लोहे की तरह इतना मजबूत बना दिया था कि आज कोई भी तूफान उसे नहीं डरा सकता था। उसने खुद को राख से निकालकर ताकतवर और नई पहचान में बदल लिया था। इस बीच शहर के समाचार चैनलों पर इस हाई प्रोफाइल कांड की खबरें ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बहुत तेजी से दिखाई जाने लगी थीं। अर्जुन के प्रतिष्ठित परिवार का नाम अब समाज में और व्यापारिक दुनिया में बहुत ही बुरी तरह से उछाला जा रहा था और बेइज्जती हो रही थी। रिया और सुमित्रा देवी की गिरफ्तारी की तस्वीरें हर मोबाइल फोन पर बहुत ही तेज गति के साथ एक दूसरे को लगातार भेजी जा रही थीं। सालों से कमाया हुआ वह सारा झूठा पारिवारिक सम्मान अब पूरी तरह से धूल में मिलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। अर्जुन ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उस पर चल रही उन भयानक और शर्मनाक खबरों को बहुत ही बेबसी के साथ चुपचाप देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि कल सुबह होते ही उसकी कंपनी के शेयर बाजार में बुरी तरह से गिर जाएंगे और उसे करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन इस समय अर्जुन को अपने उन पैसों या व्यापार की रत्ती भर अब भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी। उसका दिल सिर्फ एक बार मीरा से मिलकर उससे अपने भयानक गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। हवालात के अंदर रिया पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपनी सारी गलतियों का पूरा दोष अपनी मां और पिता पर डाल रही थी। वह चीखते हुए कह रही थी कि अगर उसके पिता ने इतना भारी कर्ज नहीं लिया होता तो उसे अर्जुन को फंसाने का गंदा नाटक नहीं करना पड़ता। सुमित्रा देवी चुपचाप बैठी हुई रिया के इस असली और खौफनाक रूप को बहुत ही ज्यादा हैरानी और गहरे दुख के साथ लगातार देखे जा रही थीं। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उन्होंने मीरा की जगह किस जहरीली नागिन को गले लगाया था। सुमित्रा देवी की आंखों से अब बहुत ही कड़वे और पछतावे से भरे हुए आंसू लगातार बह रहे थे, जो रुकने का कोई भी नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने झूठे घमंड में अंधी होकर एक निर्दोष और बेसहारा लड़की का जीवन बर्बाद किया था और अब नियति ने उन्हें भयानक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उनका बेटा अब उनसे नफरत करता था और उनका बचा खुचा जीवन समाज की गालियों और जेल की सलाखों के पीछे कटने वाला था। यह उनके उस भयानक और अमानवीय कर्मों की बहुत ही डरावनी लेकिन बिल्कुल सही और सच्ची सजा थी। अर्जुन ने अपने आंसुओं को पोंछा
और एक बहुत ही कड़ा फैसला लेते हुए महल के उस उदास और टूटे हुए खाली कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। वह जानता था कि मीरा उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वह इस तरह से बिना कोशिश किए हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता था। उसने फौरन अपने भरोसेमंद ड्राइवर को फोन किया और उसे गाड़ी निकालने का सख्त आदेश दिया ताकि वह मीरा को शहर छोड़ने से पहले ढूंढ सके। अर्जुन का दिल एक अनजाने और भयानक डर से बहुत जोर जोर से लगातार धड़क रहा था। मीरा ने अपने बैग की चेन खोली और उसमें से एक भूरे रंग का पुराना लिफाफा बाहर निकाला। उसने उस लिफाफे को हवा में लहराते हुए कहा कि जिस तलाक के कागज को तुम अपनी आजादी मानते हो वह एक बड़ा धोखा है। मीरा ने साफ शब्दों में बताया कि उस कागज पर किए गए हस्ताक्षर उसके नहीं है, बल्कि किसी ने चालाकी से उसकी नकल की है। उसने कहा कि कानूनी रूप से हम आज भी पति पत्नी हैं और जब तक मैं तुम्हें आजाद नहीं करती तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। यह खुलासा चौंकाने वाला था। जयपुर की उन ठंडी और सुनसान सड़कों पर अर्जुन की गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी और उसका दिमाग सिर्फ मीरा के बारे में सोच रहा था। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और बहुत मुश्किल से उस साधारण होटल का पूरा पता ढूंढ निकाला जहां मीरा इस समय रुकी हुई थी। अर्जुन को बार बार यह डरावना ख्याल आ रहा था कि कहीं मीरा हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर में ना चली गई हो। वह हर कीमत पर उस होटल में जल्दी पहुंचना चाहता था ताकि वह मीरा का आखिरी बार सामना कर सके। उधर होटल के कमरे में मीरा ने अपना छोटा सा सूटकेस पूरी तरह से पैक कर लिया था क्योंकि सुबह उसकी नई जिंदगी के लिए उड़ान थी। उसने कमरे में लगे हुए बड़े से शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बहुत ही ध्यान और गर्व के साथ देखा और एक लंबी राहत की सांस ली। शीशे में उसे वह कमजोर और डरी हुई लड़की बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी जो सालों पहले भयानक रात को बारिश में रोती हुई निकाली गई थी। वहां एक ताकतवर और आजाद औरत खड़ी थी जिसे अब किसी के झूठे सहारे की जरूरत नहीं थी। अर्जुन की गाड़ी उस साधारण से होटल के दरवाजे पर बहुत जोर की ब्रेक के साथ रुकी और वह पागलों की तरह भागता हुआ सीधा अंदर घुसा। रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी शहर के इतने बड़े और मशहूर अरबपति इंसान को इस फटे हाल और घबराई हुई हालत में देखकर पूरी तरह से सदमे में आ गया था। अर्जुन ने बहुत ही भारी और कांपती हुई आवाज में उससे मीरा के कमरे का नंबर पूछा और बिना एक पल बर्बाद किए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और पूरा शरीर अजीब से डर से कांप रहा था। अर्जुन अब मीरा के कमरे के बंद दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था और उसका हाथ उस लकड़ी के दरवाजे को खटखटाने के लिए बुरी तरह से कांप रहा था। उसे अच्छी तरह से एहसास हो रहा था कि अब उसके पास मीरा की शांति को भंग करने का या उससे बात करने का कोई भी हक बाकी नहीं है। अर्जुन के लिए वहां खड़ा हुआ हर एक सेकंड किसी बहुत बड़े और भयानक जन्म की तरह भारी और मुश्किल लग रहा था जिसे सहना बहुत कठिन हो गया था। आखिर उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और दस्तक दे दी। कमरे के अंदर मौजूद मीरा ने जब दरवाजे पर हुई उस दस्तक को सुना तो उसके कदम अचानक वहीं पर पूरी तरह से जम गए और वह रुक गई। उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका पुराना अंतर्ज्ञान उसे बहुत ही साफ तौर पर बता रहा था कि उस बंद दरवाजे के बाहर इस वक्त कौन खड़ा है। उसने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली ताकि वह अपनी भावनाओं की मजबूत दीवार को अर्जुन के सामने एक बार फिर से पक्का कर सके। मीरा ने धीमे कदमों के साथ चलकर उस लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मीरा ने देखा कि सामने अर्जुन खड़ा है जो अब उस पुराने और घमंडी उद्योगपति की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि एक टूटा इंसान था। अर्जुन की आंखें बहुत ज्यादा रोने की वजह से पूरी तरह लाल और सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और गहरा पछतावा साफ झलक रहा था। उन दोनों के बीच एक भारी और भयानक खामोशी छा गई थी जिसमें सालों के अनकहे दर्द और उस टूटे हुए रिश्ते की आखिरी सच्चाई छिपी हुई थी। अर्जुन के पास मीरा से कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। अर्जुन अब ज्यादा देर तक अपने उस भारी दर्द को रोक नहीं पाया
और वह वहीं उस होटल के खाली गलियारे में मीरा के पैरों के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना सिर जमीन पर टिका दिया और बुरी तरह से फूट फूट कर छोटे बच्चों की तरह रोने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई उसे देख लेगा। वह अपने होंठों से बार बार सिर्फ माफी के कुछ टूटे हुए और बेबस शब्द बुदबुदा रहा था, जो उसके गहरे अपराध बोध को दुनिया के सामने नंगा कर रहे थे। एक बड़ा और ताकतवर इंसान आज धूल में था। मीरा ने अपनी शांत नजरों से अर्जुन को अपने पैरों के पास इस दयनीय और टूटी हुई हालत में रोते हुए देखा, लेकिन उसके दिल में कोई पुराना प्यार नहीं जागा। एक समय था जब अर्जुन की आंख से निकला एक आंसू भी मीरा के दिल को चीर देता था, लेकिन आज वह पूरी तरह से एक अजनबी इंसान बन चुका था। उसने बहुत ही शांत और ठंडी आवाज में अर्जुन से कहा कि वह जमीन से उठ जाए, क्योंकि इस तरह का नाटक करने से अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अर्जुन के आंसू पुराने घावों को नहीं धो सकते। अर्जुन होटल के उस ठंडे गलियारे में मीरा के सामने घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों से बहते हुए गर्म आंसुओं ने जमीन को गीला कर दिया था, लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अर्जुन ने अपने कांपते हुए दोनों हाथों को जोड़कर मीरा से कहा कि वह अपनी हर भयानक भूल के लिए बहुत शर्मिंदा है। उसने रोते हुए विनती की कि मीरा उसे जिंदगी सुधारने का सिर्फ एक आखिरी मौका दे दे, ताकि वह सब कुछ फिर से पूरी तरह ठीक कर सके और उसके दर्द मिटा दे। मीरा ने अर्जुन की इन दर्द भरी बातों को बहुत शांति और संयम के साथ सुना, लेकिन उसकी आंखों में पिघलने का कोई संकेत नहीं था। उसने अर्जुन की तरफ नीचे देखते हुए बहुत स्पष्ट और कठोर आवाज में कहा कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं जिन्हें किसी भी माफी से सुधारा नहीं जा सकता है। मीरा ने कहा कि तुमने उस रात मुझ पर भरोसा करने के बजाय उन झूठे कागजों और अपनी मां की गंदी साजिश पर आंख मूंद कर यकीन किया था। तुम्हारा वह फैसला मेरे लिए एक भयंकर मौत से ज्यादा भयानक साबित हुआ था। सुमित्रा देवी अब अपने गुस्से को ज्यादा नहीं रोक पाईं और तेजी से बेटे अर्जुन के आगे आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने मीरा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम जैसी औरतें पैसे ऐंठने के लिए ऐसे झूठे नाटक रचती हैं। सुमित्रा ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने आई हो, लेकिन मैं तुम्हारे मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्होंने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा कि यह औरत ब्लैकमेल कर रही है और इसका हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मगर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने मीरा के पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने तुरंत अपने कदम पीछे हटा लिए और उसे खुद से दूर कर दिया। अर्जुन ने कहा कि वह उस समय बहुत बड़ा बेवकूफ था और अपने परिवार के झूठे प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने कहा कि जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मेरी पूरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई और मैं अब तुम्हारे बिना एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूं। अर्जुन बार बार वफादारी का वास्ता देकर मीरा को पुराने दिनों की याद दिलाने की हताश कोशिश कर रहा था। मीरा के चेहरे पर एक बहुत अजीब सी मुस्कान उभर आई, जो अर्जुन के दिल को किसी नुकीले खंजर की तरह बुरी तरह चीर रही थी। उसने अर्जुन से कहा कि तुम आज जो ये आंसू बहा रहे हो वह मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने उस टूट चुके घमंड और बर्बाद हो चुकी इज्जत के लिए है। मीरा ने याद दिलाया कि सच्चा प्यार वह होता है जो मुश्किल वक्त में ढाल बनकर खड़ा रहे, ना कि आधी रात को तूफान में घर से बाहर निकाल दे। उसने कहा कि तुम्हारा प्यार सिर्फ अच्छे वक्त का कमजोर साथी था। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे साबित करे। उसने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर कहा कि रिया और मां के जेल जाने के बाद उसने अपनी दौलत और कंपनी से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया है। अर्जुन ने कहा कि मैं अपना सारा व्यापार छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं बहुत दूर एक साधारण और छोटी सी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। वह कह रहा था कि उसे अब सिर्फ मीरा का साथ चाहिए और दुनिया की दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं है। मीरा ने अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन की इस बेतुकी और भावुक बात को सिरे से खारिज कर दिया और अपनी पुरानी दृढ़ता बनाए रखी। उसने कहा कि मैं यहां तुम्हारे साथ कोई नया घर बसाने या तुम्हारी दौलत और संपत्ति का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल भी वापस नहीं आई थी।
मीरा ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा कि मैं इस शहर में सिर्फ अपने ऊपर लगे उस गंदे कलंक को मिटाने के लिए आई थी। उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आई थी सच्चाई लेने, ना कि एक अविश्वासी इंसान को वापस लेने। यह सुनकर अर्जुन का दिल एक झटके में सुन्न पड़ गया और उसकी सांसें गले में बुरी तरह अटक गईं। उसे एहसास हो गया कि मीरा अब ऐसी मजबूत चट्टान बन चुकी है जिसे उसके कमजोर आंसू कभी पिघला नहीं सकते। उसने अपनी लाल और भीगी आंखों से मीरा के उस दृढ़ चेहरे को देखा जो अब किसी अनजान मुसाफिर की तरह बिल्कुल भावना शून्य लग रहा था। अर्जुन जान चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती और अनमोल चीज को हमेशा के लिए अपने ही हाथों से पूरी तरह खो दिया है। मीरा ने अपना छोटा सा सूटकेस उठाया और बिना कोई आखिरी शब्द कहे वह उस शांत गलियारे से सीढ़ियों की तरफ मजबूती से बढ़ने लगी। उसके हर एक कदम में एक नया और बड़ा आत्मविश्वास झलक रहा था, जो उसकी इस लंबी और दर्दनाक जीत का सबसे बड़ा सबूत था। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठा हुआ एक हारे हुए जुआरी की तरह उसे अपनी आंखों से दूर जाते हुए बहुत लाचारी के साथ देख रहा था। उसे लगा जैसे मीरा कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलती हुई आग है जो अपनी पवित्रता साबित करके आसमान जा रही है। होटल के बाहर ठंडी और ताजी हवा चल रही थी जिसने मीरा के चेहरे को छुआ और उसे एक बहुत ही सुखद और नया एहसास दिया। उसने बाहर खड़ी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर को एयरपोर्ट की तरफ चलने का एक शांत और स्पष्ट इशारा किया। गाड़ी के आगे बढ़ते ही मीरा ने अपनी खिड़की के बाहर देखा और उस शहर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जिसने उसे बहुत गहरे घाव दिए थे। अब उसके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट या गुस्सा बाकी नहीं था क्योंकि वह पूरी तरह आजाद थी। हवाई अड्डे पर पहुंचकर मीरा ने अपनी आगे की उड़ान का टिकट लिया जो उसे एक बहुत दूर और बिल्कुल नए देश में ले जाने वाली थी। वहां उसकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी जिसे उसने दिन रात की कड़ी मेहनत और पसीने से अपने बलबूते पर मजबूती से खड़ा किया था। वह अब किसी अमीर उद्योगपति की बेचारी पत्नी नहीं बल्कि खुद एक बहुत सफल और स्वतंत्र महिला बन चुकी थी जिसकी अपनी अलग पहचान थी। मीरा के चेहरे पर पहली बार एक बहुत खूबसूरत और सुकून भरी सच्ची मुस्कान पूरे दिल से उभर कर सामने आई। उधर दूसरी तरफ जयपुर शहर में सुबह का सूरज निकला, लेकिन अर्जुन के विशाल महल में अब कोई रोशनी या पुरानी खुशी नहीं बची थी। पुलिस की जांच बहुत तेज हो चुकी थी और सुमित्रा, देवी तथा रिया के खिलाफ अदालत में पेश करने के लिए पक्के सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। अर्जुन ने खुद को अपने कमरे के अंदर पूरी तरह से बंद कर लिया था और उसने कंपनी के सारे काम अपने मैनेजर के भरोसे छोड़ दिए थे। उसकी दुनिया अब सिर्फ उन 4 दीवारों और मीरा की पुरानी मीठी यादों के बीच सिमट गई थी। अदालत के भीतर मामला बहुत तेजी से चला और मीरा द्वारा दिए गए सारे पुख्ता सबूतों ने किसी भी बचाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। जज ने रिया और उसके पिता को बहुत बड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर अपराध में 7 साल की कड़ी सजा सुनाकर जेल भेज दिया। सुमित्रा देवी को भी झूठी ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में भारी सजा दी गई। अर्जुन अदालत में चुपचाप पीछे बैठा यह सब कुछ बेबसी के साथ देख रहा था और परिवार की बर्बादी पर आंसू बहा रहा था। मीरा ने सुमित्रा देवी की आंखों में आंखें डालते हुए ठंडे लहजे में कहा कि आप सच्चाई छिपाने में माहिर रही हैं। उसने कहा कि मुझे लालची कहने से पहले गिरेबान में झांक कर देखिए कि सालों पहले आपने मेरी जिंदगी को कैसे बर्बाद किया था। मीरा ने सबको बताया कि कैसे सुमित्रा ने उसे रात के अंधेरे में बिना गलती के घर से बाहर निकाल दिया था जब अर्जुन बाहर था। उसने स्पष्ट किया कि वह यहां भीख मांगने या पत्नी बनने नहीं आई है बल्कि अपना सम्मान वापस लेने आई है। इन बातों ने सबकी बोलती बंद कर दी। सुमित्रा देवी जब हथकड़ियों में जकड़ी हुई जेल की गाड़ी की तरफ जा रही थीं, तो उन्होंने हताश होकर अर्जुन की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन अर्जुन ने फौरन अपनी नजरें घुमा लीं क्योंकि वह अब उस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता था जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। सुमित्रा देवी को अब अपने उन पुराने और झूठे संस्कारी होने के दावों पर बहुत शर्म आ रही थी जो उन्होंने हमेशा समाज के सामने किए थे।
उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था और अब उनके पास पछतावे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कुछ सालों बाद अर्जुन की कंपनी लगातार होने वाले भारी घाटे की वजह से कर्ज के दलदल में डूबकर हमेशा के लिए बंद हो गई थी। वह विशाल महल जिसमें कभी बड़ी शानदार पार्टियां हुआ करती थीं, उसे भी नीलाम करके बैंक ने अपने कब्जे में पूरी तरह ले लिया था। अर्जुन अब शहर के एक बहुत ही साधारण और छोटे से इलाके में रहता था और एक छोटी निजी नौकरी करके अपना मुश्किल जीवन बिता रहा था। उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी और उसका हर दिन भयानक सजा की तरह भारी कटता था। वह अक्सर किनारे पर घंटों तक चुपचाप बैठा रहता था और लहरों की आवाज में मीरा की उस पुरानी हंसी को ढूंढने की नाकाम कोशिश करता था। अर्जुन को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि पैसा और रुतबा इंसान की जिंदगी में कभी भी सच्चा प्यार और सुकून नहीं ला सकते। उसने दौलत की खातिर अपनी उस पत्नी पर भरोसा नहीं किया जिसने अपना सब कुछ खुशी से अर्जुन के लिए न्यौछावर कर दिया था। यह पछतावा एक ऐसे भयानक रोग की तरह बन गया था जो अर्जुन को हर दिन अंदर से खोखला कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ समंदर पार के एक बहुत सुंदर और विकसित शहर में मीरा अपनी जिंदगी की एक नई और शानदार ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसकी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम कमा लिया था और वह अब दुनिया की सबसे सफल महिला उद्यमियों की सूची में शामिल हो गई थी। मीरा अक्सर अनाथ और बेसहारा लड़कियों के लिए काम करने वाली कई बड़ी संस्थाओं को भारी दान देती थी ताकि कोई और लड़की वह दर्द न सहे। उसने अपने उस भयानक अतीत से भागने के बजाय उसे अपनी ताकत और सफलता की सीढ़ी बना लिया था। एक दिन मीरा अपने भव्य और शानदार दफ्तर के बाहर खड़ी होकर मीडिया के पत्रकारों के मुश्किल सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। एक युवा पत्रकार ने उससे बहुत ही सम्मान के साथ पूछा कि उसकी इस असाधारण और हैरान करने वाली सफलता के पीछे आखिर क्या बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मीरा ने कैमरे की तरफ देखते हुए एक बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई और खूबसूरत मुस्कान दी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। उसने अपनी तेज और स्पष्ट आवाज में कहा कि मैंने हमेशा खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। मीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब आपके अपने लोग आपको गिराने और तबाह करने की कोशिश करें तो आपको खुद उठना पड़ता है। उसने दुनिया की सभी औरतों को यह कड़ा संदेश दिया कि कभी भी अपने स्वाभिमान और अपनी सच्चाई के साथ किसी लालची इंसान के लिए समझौता न करें। मीरा ने कहा कि न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भीख मांग कर लिया जाए, बल्कि इसे अपनी ताकत और सच्चाई से लड़कर हासिल करना होता है। उसका यह बेबाक और सच्चा बयान दुनिया भर के समाचार चैनलों पर प्रमुखता से छाया रहा। भारत में अपने छोटे कमरे में बैठा अर्जुन भी उस समय टीवी पर मीरा का वह शक्तिशाली इंटरव्यू अपनी भीगी आंखों से देख रहा था। मीरा के चेहरे की चमक और उसकी आवाज का भारी आत्मविश्वास देखकर अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी और भयानक हार का बहुत स्पष्ट एहसास हो रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से टीवी को बंद कर दिया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर फिर से अंधेरे में फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन हमेशा के लिए उसी गहरे अंधेरे में कैद हो गया था जिसे उसने खुद अपने लिए चुना था। इस तरह एक ऐसी दर्दनाक कहानी का अंत हुआ जिसने कई लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए भयानक तरीके से पूरी तरह बदल दिया। बुराई और अंधा लालच जिसने एक बेगुनाह लड़की को कुचलने की गंदी साजिश रची थी, वह अंततः खुद अपनी ही आग में जलकर हमेशा के लिए खाक हो गई। सच्चाई भले ही कुछ समय के लिए घने बादलों के पीछे छुप गई थी, लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने सारे झूठ के महल को जड़ से उखाड़ फेंका। मीरा ने साबित कर दिया कि एक सच्ची औरत कभी भी कमजोर नहीं होती है। मीरा की वह आग जो अपमान और धोखे की उस भयानक रात को उसके सीने में बहुत खामोशी के साथ भड़की थी, आज वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसने न केवल अपने दुश्मनों को उनके किए की बहुत भयानक सजा दिलाई थी, बल्कि खुद को भी एक नई और शानदार पहचान देकर दुनिया को हैरान कर दिया था। यह कहानी सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते की नहीं, बल्कि एक औरत के उस मजबूत और अटूट जज्बे की थी जो राख से उठकर
एक शानदार फीनिक्स की तरह दोबारा आसमान में ऊंचे उड़ने की पूरी हिम्मत रखती है। रिया अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी और वह आगे बढ़ी और उसने मीरा के हाथ से लिफाफा छीनने की कोशिश की, मगर मीरा बहुत सतर्क थी और उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे रिया का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने से बची। रिया ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा कि यह झूठे दस्तावेज हैं जो तुमने घटिया वकील से बनवाए होंगे ताकि अर्जुन को फंसा सको। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अर्जुन मेरा है और तुम जैसी औरत हमारे बीच की दीवार नहीं बन सकती। रिया का बर्ताव उसके रुतबे के बिल्कुल विपरीत था। मीरा ने रिया की आंखों में देखते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हें अर्जुन से प्यार नहीं है, बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। उसने कहा कि तुम अर्जुन की संपत्ति और कंपनी के शेयरों के लिए यह नाटक रच रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिता का व्यापार डूब चुका है। यह बात सुनते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि यह वह राज था जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। रिया घबरा गई और उसने हकलाते हुए मीरा को झूठा करार देने की कोशिश की, लेकिन चेहरे का डर सच्चाई बयां कर रहा था। अर्जुन अब तक चुप था, लेकिन रिया के चेहरे का रंग उड़ता देखकर उसके दिमाग में शक के बादल मंडराने लगे थे और उलझन बढ़ गई थी। उसने रिया की तरफ मुड़कर कड़कती आवाज में पूछा कि क्या मीरा जो कह रही है उसमें सच्चाई छिपी हुई है या नहीं। रिया ने रोने का नाटक शुरू कर दिया और अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर बोली कि यह औरत पवित्र रिश्ते को तोड़ने के लिए साजिश रच रही है। मगर अर्जुन ने इस बार रिया को दूर कर दिया, क्योंकि मीरा की बातों में गहरा तर्क नजर आ रहा था। मीरा ने एक कागज निकाला जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर जाली हैं। उसने वह रिपोर्ट हवा में उछाल दी, जो सीधा अर्जुन के कदमों में गिरी और अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अर्जुन उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसकी आंखों से सालों पुराना पर्दा हटता जा रहा था और गलती का एहसास होने लगा था। उसने अपनी मां या रिया पर शक नहीं किया था, लेकिन आज सच्चाई के इस दस्तावेज ने उसके भरोसे को झटके में चकनाचूर कर दिया था। मंडप के बीचों बीच रिया बैठी थी, जो आज अपनी सुंदरता के चरम पर नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर जीत की स्पष्ट मुस्कान थी। उसने लाल रंग का कीमती लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सोने की जटिल कढ़ाई थी। रिया का घमंड उसकी आंखों से छलक रहा था, क्योंकि आज वह उसके बरकराना बार हवर आधा, जिस पर सोने की जटिल कढ़ाई थी, मुकाम पर पहुंच गई थी जिसका उसने सपना देखा था। वह सबसे अमीर घराने की बहू बनने जा रही थी और उसका अभिमान उसके हर हाव भाव से झलक रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जीवन की सबसे बड़ी जंग अंततः जीत ली है। अर्जुन ने गुस्से से भरी आंखों से मां सुमित्रा देवी और होने वाली पत्नी रिया की तरफ देखा और उसका शरीर कांप रहा था। उसने भारी आवाज में कहा कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी के साथ इतना घिनौना खेल खेला है जिसे मैं जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने अपने गले से फूलों की भारी माला निकाली और उसे पूरी ताकत के साथ पवित्र अग्नि में फेंक दिया, जिससे लपटें तेजी से भड़क उठीं। उसने चीखते हुए ऐलान किया कि यह झूठी शादी अब किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ सकती और सब खत्म होता है। पूरे मंडप में भयानक सन्नाटा पसर गया था और मेहमानों ने चुपचाप खिसकना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यह पारिवारिक विवाद बन चुका था। रिया जमीन पर गिरकर रोने लगी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में उसके लिए दया नहीं बची थी, क्योंकि वह असलियत जान चुका था। सुमित्रा देवी सिर पकड़कर कुर्सी पर धम्म से बैठ गईं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी योजना कैसे विफल हो गई। वहीं मीरा बहुत शांति से खड़ी इस पूरी तबाही को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की कोई खुशी नहीं दिख रही थी। मीरा ने लिफाफा वापस उठाया और बिना किसी से कुछ कहे वह विशाल दरवाजे की तरफ मुड़ गई जहां से वह आई थी। अर्जुन ने उसे पीछे से पुकारने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाहर निकल गई। आज उसने पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान वाली औरत के रूप में अपनी लड़ाई लड़ी थी, जिसे भारी धोखा दिया गया था। महल के बाहर की ठंडी हवा मीरा के चेहरे को छू रही थी
और वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली जंग अदालत में होगी। महल के कर्मचारी अब धीरे धीरे सजावट का सामान हटाने लगे थे और जो जगह कुछ देर पहले स्वर्ग जैसी लग रही थी वह अब एक उजड़े हुए बाग की तरह दिखाई दे रही थी। अर्जुन सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हो रहा था। उसने एक झटके में उस इंसान को खो दिया था जिसने उसे सच्चा प्यार किया था और लालची औरत पर भरोसा किया। यह रात उसके लिए सबसे लंबी और ज्यादा तकलीफदेह रात बनने वाली थी। मीरा अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की सुनसान सड़कों से गुजर रही थी और उसकी नजरें खिड़की के बाहर चमकते सितारों पर टिकी हुई थीं। उसने अपने आंसू जो सालों से उसकी आंखों में कैद थे, आज उन्हें हमेशा के लिए सूख जाने दिया था, क्योंकि अब रोने का कोई भी कारण नहीं बचा था। उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए वहीं दफना दिया था और अब वह नए और मजबूत भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। यह उस शेरनी की कहानी की शुरुआत थी जिसने अंततः अपना खोया हुआ सम्मान वापस छीन लिया था। मीरा के कदम मंडप की ओर बड़ी दृढ़ता के साथ बढ़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। उसके हर कदम के साथ महल के फर्श पर गूंजने वाली आवाज उस भारी सन्नाटे को और गहरा कर रही थी जो उसकी अचानक एंट्री के बाद छा गया था। मेहमानों की सांसें जैसे अटक गई थीं और सभी की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थीं, मानो कोई चमत्कार या बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। अर्जुन और रिया के चेहरे के रंग पूरी तरह उड़ चुके थे। रिया ने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर उसकी घबराहट की गवाही दे रहा था। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो वह मीरा को यह दिखाना चाहती हो कि अब इस आदमी पर सिर्फ उसका अधिकार है। मगर अर्जुन का ध्यान रिया पर नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें पूरी तरह से उस औरत पर जमी हुई थीं जिसे वह सालों पहले मरा हुआ मान चुका था। मीरा बिल्कुल उनके सामने आकर रुक गई और उसने बिना पलक झपकाए अर्जुन की आंखों में सीधा देखा, जहां बहुत सारे अनकहे सवाल तैर रहे थे। मीरा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी और भूरे रंग की फाइल को बड़ी ही बेबाकी से मंडप की वेदी पर फेंक दिया। फाइल के गिरते ही कुछ पुराने कागज बाहर निकलकर बिखर गए, जिन पर सरकारी मोहरें लगी हुई थीं और जो कुछ बहुत गहरे राज समेटे हुए लग रहे थे। उसने अपनी शांत लेकिन बेहद धारदार आवाज में कहा कि यह वही फाइल है जिसे आधार बनाकर मुझे इस घर से बेदखल किया गया था और मेरा अस्तित्व मिटा दिया गया था। अर्जुन की आंखें उन बिखरे हुए कागजों को देखकर फटी की फटी रह गईं। मीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम सबने दुनिया को यह बताया था कि मैंने अपनी मर्जी से अर्जुन को तलाक दे दिया है और किसी और के साथ भाग गई हूं, लेकिन आज मैं यहां पूरे समाज के सामने यह साबित करने आई हूं कि उस तलाक के कागजात पर किए गए हस्ताक्षर पूरी तरह से जाली हैं और मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने मजबूती से कहा कि मैंने कभी भी अपने पति को छोड़ने का फैसला नहीं किया था, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का शिकार बनाया गया था। यह सनसनीखेज खुलासा होते ही पूरे विवाह समारोह में खलबली मच गई और मेहमानों के बीच फुसफुसाहट का दौर बहुत तेजी से शुरू हो गया। शहर के सबसे रसूखदार लोग, जो कुछ देर पहले तक इस शादी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब अर्जुन के परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे थे। सुमित्रा देवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक परिस्थिति को कैसे संभालें, क्योंकि उनका बुना हुआ सारा जाल अब उनके ही गले की फांस बनता जा रहा था। लोगों की शक भरी नजरें अब सुमित्रा और रिया पर आकर टिकने लगी थीं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन मंडप में शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब उदासी छिपी हुई थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी शेरवानी और राजपूताना पगड़ी उसके व्यक्तित्व को निखार रही थी, लेकिन अंदर से वह खोखला महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार मीरा का ख्याल आ रहा था, जिसने सालों पहले उसे छोड़ दिया था। अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि उसे आगे बढ़ना होगा और पुरानी बातों को भुलाना होगा, मगर आज नई शुरुआत करते वक्त भी
उसका दिल पुराने दर्द से कराह रहा था। अर्जुन के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे जब वह धीरे से नीचे झुका और उसने वेदी पर गिरे हुए उन पुराने कागजों को अपने हाथों में उठा लिया। उसके दिमाग में सालों पुरानी वह रात घूमने लगी जब उसकी मां ने उसे रोते हुए बताया था कि मीरा उसे धोखा देकर हमेशा के लिए चली गई है। उसने उस वक्त उन कागजों पर भरोसा कर लिया था और दुख में डूबकर कभी भी असली सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। आज वही कागज उसके सामने अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। अर्जुन ने तलाक के उस मुख्य पन्ने को ध्यान से देखना शुरू किया जहां मीरा के हस्ताक्षर होने का दावा सालों पहले किया गया था। वह मीरा की लिखावट को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था क्योंकि उसने मीरा के लिखे हुए अनगिनत प्रेम पत्रों को पढ़ा था। आज जब वह ठंडे दिमाग से उन हस्ताक्षरों को देख रहा था तो उसे साफ नजर आ रहा था कि वह किसी अनजान इंसान की नकल है। अक्षरों का झुकाव और पेन का दबाव बिल्कुल अलग था जो बता रहा था कि यह मीरा की लिखावट नहीं है। अर्जुन के अंदर सवालों का एक बड़ा बवंडर उठने लगा था जो उसकी सोचने समझने की पूरी क्षमता को नष्ट कर रहा था। अगर मीरा ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे तो फिर वे कागज उसके कमरे में उस मनहूस रात को कैसे पहुंचे थे। उसे अचानक याद आया कि उस वक्त घर में सिर्फ रिया और उसकी मां मौजूद थीं जिन्होंने उसे यह बुरी खबर सुनाई थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह सालों से एक बहुत बड़े झूठ की गहरी खाई में आंखें बंद करके जी रहा था। रिया ने स्थिति को अपने हाथों से फिसलता हुआ देखकर तुरंत नया दांव चलने का फैसला किया ताकि अर्जुन का ध्यान भटकाया जा सके। वह रोने का नाटक करते हुए आगे आई और उसने मीरा पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि यह औरत हमारे परिवार को बर्बाद करने आई है। रिया ने चीखते हुए कहा कि तुम कितने पैसे चाहती हो कि हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो और इस पवित्र रिश्ते में जहर मत घोलो। उसने सुरक्षा गार्ड्स को इशारा किया कि वे मीरा को पकड़कर तुरंत महल के बाहर फेंक दें। सुरक्षाकर्मी जैसे ही मीरा की ओर लपके तो मीरा ने अपनी जगह से हिले बिना ही एक ऐसी भयानक नजर उन पर डाली कि वे वहीं ठिठक गए। उसने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत की तो कल सुबह तक यह पूरा परिवार सलाखों के पीछे होगा। मीरा का यह आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज देखकर वहां खड़े सारे मेहमान भी हैरान रह गए क्योंकि यह वह डरी हुई लड़की नहीं थी जिसे उन्होंने पहले कभी देखा था। समय ने मीरा को लोहे की तरह मजबूत और निडर बना दिया था। मीरा ने रिया की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारी यह दौलत की चमक मुझे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकती। उसने रिया को याद दिलाया कि असली अपराधी वह खुद है जिसने एक खुशहाल घर को तोड़ने के लिए साजिशों का बहुत बड़ा जाल बिछाया था। मीरा की आवाज में कोई कंपन नहीं था बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सुनकर हर कोई रिया की तरफ शक की नजर से देखने लगा था। रिया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था क्योंकि उसकी असलियत अब सबके सामने धीरे धीरे उजागर होने लगी थी। सुमित्रा देवी अब और ज्यादा चुप नहीं रह सकीं और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया। उन्होंने आगे बढ़कर अर्जुन के हाथों से वे कागज छीन लिए और उन्हें फाड़ने की कोशिश करते हुए कहा कि यह सब कुछ पूरी तरह बकवास है। सुमित्रा ने कहा कि यह औरत सिर्फ हमारी समाज में बदनामी करवाना चाहती है और हमें इसकी झूठी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने इस बार अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उन्हें वे अहम कागज फाड़ने से बहुत सख्ती के साथ रोक दिया। अर्जुन ने पहली बार अपनी मां की आंखों में इतनी गहराई और शक के साथ देखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसने बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में अपनी मां से पूछा कि क्या उन्होंने इन कागजों को बनाने में कोई भूमिका निभाई थी। सुमित्रा देवी इस कागजों को बनाने में अचानक हुए सवाल से घबरा गईं और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी जिससे उनका झूठ और भी ज्यादा साफ तौर पर दिखाई देने लगा। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा कि वह एक मां हैं और उन्होंने हमेशा अपने बेटे की भलाई के लिए ही सारे बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। मीरा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए एक और दस्तावेज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा
कि मेरे पास इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। उसने बताया कि यह शहर की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है जो साबित करती है कि यह हस्ताक्षर मेरे नहीं हो सकते। मीरा ने उस रिपोर्ट को सीधा पंडित की थाली में रख दिया जो कुछ देर पहले तक विवाह के मंत्र पढ़ रहा था। यह एक बहुत बड़ा तमाचा था जो मीरा ने उस छूट पर मारा था जो सालों से इस घर में बहुत ही शान के साथ चल रहा था। मंडप में बैठे हुए कई सम्मानित और बड़े मेहमान अब अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे और वे दबी आवाज में परिवार की निंदा कर रहे थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि शहर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार ऐसी घटिया और नीच साजिश में शामिल हो सकता है। लोगों का मानना था कि अगर मीरा के दावों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है जिसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। सुमित्रा देवी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, क्योंकि उनकी इज्जत अब मिट्टी में मिल रही थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया था और पवित्र अग्नि की लपटें हवा में उठ रही थीं जो विवाह की रस्मों का संकेत दे रही थीं। अर्जुन की मां सुमित्रा देवी गर्व से मेहमानों का स्वागत कर रही थीं, क्योंकि उनकी पसंद की लड़की घर की बहू बनने वाली थी। उन्होंने ही अर्जुन पर इस दूसरी शादी का दबाव डाला था और रिया को अपने परिवार के लिए उपयुक्त माना था। सुमित्रा देवी की नजर में मीरा एक कलंक थी जिसने बेटे का जीवन बर्बाद किया था। वह इस नए रिश्ते से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहती थी। अर्जुन ने अपनी मां को वहीं छोड़कर अब रिया की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उसने रिया से कड़कती हुई आवाज में पूछा कि क्या वह इस गंदे खेल के बारे में पहले से कुछ जानती थी या वह भी इसमें पूरी तरह शामिल थी। रिया ने आंसू बहाते हुए कसम खाने की कोशिश की और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए झूठी कहानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया, मगर अर्जुन अब उसकी किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मीरा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन को वह सच बताना शुरू किया जिसे सालों तक सावधानी के साथ अंधेरे में छुपाकर रखा गया था। उसने कहा कि जब तुम व्यापार के सिलसिले में विदेश गए हुए थे तब मुझे इस घर से बेरहमी के साथ धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। मुझे बताया गया था कि तुमने खुद मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का फैसला किया है और तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। मैंने उस वक्त तुम्हारे परिवार की बातों पर भरोसा कर लिया था जो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अर्जुन का दिमाग अब तेजी से उन पुरानी यादों और घटनाओं को जोड़ने लगा था जो उस भयानक हफ्ते में अजीब तरीके से एक साथ घटी थीं। जब वह वापस लौटा था तो उसे घर खाली मिला था और मीरा की कोई भी निशानी या सामान वहां पर मौजूद नहीं था। उसे बताया गया था कि मीरा ने अपनी सारी चीजें पैक की और रातों रात इस शहर को छोड़कर बहुत दूर भाग गई है। अब अर्जुन को समझ आ रहा था कि वह सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी साजिश का छोटा सा हिस्सा था। मीरा ने अपना सिर ऊंचा करते हुए गर्व के साथ कहा कि मैं इतने सालों तक चुप रही क्योंकि मुझे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना था। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं रहना चाहती थी जो किसी के आगे अपने हक और न्याय के लिए भीख मांगने को मजबूर हो। आज मैं यहां इसलिए नहीं आई हूं कि मुझे यह आलीशान घर चाहिए या मैं अर्जुन की पत्नी का पुराना दर्जा वापस पाना चाहती हूं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वह है इस घिनौने झूठ का नकाब पूरी तरह से नोच डालना। विवाह समारोह का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था और खुशियों की जगह एक भयानक तनाव ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। पंडित जी ने भी अपने सारे ग्रंथ बंद कर दिए थे क्योंकि वह समझ चुके थे कि आज यहां कोई पवित्र रस्म पूरी नहीं हो सकेगी। सजावट के लिए लगाए गए महंगे फूल अब अजीब सी उदासी का एहसास करा रहे थे और मेहमानों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी। रिया का परिवार भी सिर झुकाकर एक कोने में खड़ा था क्योंकि उनके पास बचाव के लिए कोई ठोस शब्द नहीं बचे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसने अपनी पगड़ी उतारकर एक तरफ बेरुखी के साथ फेंक दी, जो इस बात का संकेत था कि वह हार मान चुका है। उसने मंडप के बीच में खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि जब तक इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, यह शादी नहीं होगी।
यह सुनते ही रिया जोर जोर से रोने लगी और उसने अर्जुन के पैरों में गिरकर उसे इस फैसले को बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन का दिल पत्थर का हो चुका था और उसने रिया को दूर धकेल दिया। मीरा ने अर्जुन की इस हरकत को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी या सुकून का भाव बिल्कुल नहीं झलक रहा था। वह जानती थी कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है और अभी तो उन सारे चेहरों से नकाब उतारना बाकी है जिन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसने अपनी फाइल वापस उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह उसके जीवन का सबसे कीमती और शक्तिशाली हथियार हो। मीरा ने रिया की तरफ एक आखिरी चुनौती भरी नजर डाली और फिर वह वहां से जाने के लिए मुड़ गई। महल के बड़े दरवाजे अभी भी खुले हुए थे और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जो अर्जुन के अंदर मचे तूफान को शांत करने में नाकाम थी। मीरा के जाने के बाद भी उसकी कही हुई हर एक बात मंडप की दीवारों से टकराकर अर्जुन के कानों में बार बार गूंज रही थी और उसे पागल कर रही थी। आज की रात ने अर्जुन की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए उलट पलट कर रख दिया था और उसे अपने ही घर में एक अजनबी जैसा महसूस करा दिया था। अब उसे असली सच की तलाश में दूर जाना था। मीरा के चेहरे पर एक कठोर शांति छाई हुई थी, जो अर्जुन के दिल में गहरे घाव कर रही थी और उसे अतीत की उन भयानक यादों में खींच रही थी जिन्हें उसने दफनाने की कोशिश की थी। यह वह समय था जब मीरा इस विशाल और शानदार महल में एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी और उसकी आंखों में अर्जुन के साथ एक सुंदर जीवन बिताने के अनगिनत सपने सजे हुए थे। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते थे, लेकिन जल्द ही इस घर की असली और कड़वी सच्चाई मीरा के सामने आने लगी थी, जिसने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। अर्जुन की मां सुमित्रा देवी को मीरा का साधारण परिवार से होना कभी भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके रुतबे के हिसाब से मीरा एक बहुत ही मामूली लड़की है। उन्होंने पहले ही दिन से मीरा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और बात बात पर उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थीं। मीरा की हर छोटी बड़ी गलती को एक बहुत बड़े अपराध की तरह पेश किया जाता था, ताकि उसे यह एहसास दिलाया जा सके कि वह इस शाही परिवार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पंडित जी ने अर्जुन और रिया को अग्नि में आहुति डालने का निर्देश दिया और मेहमान खामोशी से यह दृश्य देखने लगे। रिया ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और उसके स्पर्श में एक मालिकाना हक का एहसास था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, मानो वह इस माली सांस ली हकीकत से कुछ पल के लिए दूर भागना चाहता हो। उसे लग रहा था कि वह किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और परिवार की खातिर रस्मों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी बीच रिया का इस घर में आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो बचपन से ही अर्जुन की बहुत अच्छी दोस्त थी और सुमित्रा देवी की सबसे पसंदीदा और चहेती लड़की हुआ करती थी। रिया बाहर से बहुत ही मीठी और समझदार होने का दिखावा करती थी, लेकिन असल में वह मीरा की जगह लेने की एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश रच रही थी। वह अक्सर मीरा के सामने अर्जुन के साथ अपनी पुरानी यादों का जिक्र करती थी, ताकि मीरा के मन में हीन भावना पैदा हो सके और वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। रिया बहुत ही चालाकी से सुमित्रा देवी के कानों में मीरा के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रही थी और हर दिन कोई न कोई नई झूठी कहानी बनाकर पेश किया करती थी। वह कहती थी कि मीरा सिर्फ पैसों के लालच में इस घर में आई है और उसे अर्जुन या इस परिवार के मान सम्मान से कोई भी सच्चा लगाव नहीं है। सुमित्रा देवी, जो पहले से ही मीरा से नफरत करती थीं, उन्होंने रिया की इन झूठी बातों को सच मान लिया और मीरा पर उनका अत्याचार दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा क्रूर होता चला गया। अर्जुन उस समय अपने व्यापार को बढ़ाने में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि उसे घर की जहरीली राजनीति के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता था और वह अनजान बना रहता था। जब भी मीरा कोशिश करके अर्जुन को अपनी तकलीफ बताने की हिम्मत जुटाती थी, तो सुमित्रा देवी और रिया मिलकर स्थिति को इस तरह पलट देती थीं कि अर्जुन को मीरा ही गलत लगने लगती थी।
धीरे धीरे अर्जुन ने मीरा की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और उनके बीच की वह खूबसूरत दूरी एक बहुत बड़ी और गहरी खाई में पूरी तरह बदल गई। रिया ने अपनी साजिश को अंतिम रूप देने के लिए एक बहुत ही घिनौना खेल खेला और मीरा के चरित्र पर दाग लगाने की एक खतरनाक योजना को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर मीरा की झूठी तस्वीरें बनवाईं, जिनमें मीरा को किसी अनजान आदमी के साथ बहुत ही संदिग्ध स्थिति में खड़े हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही रिया ने मीरा के फोन से कुछ ऐसे झूठे संदेश भी भेजे जो यह साबित करते थे कि मीरा का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह अर्जुन को धोखा दे रही है। यह वह समय था जब अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे के लिए 15 दिनों के लंबे विदेशी दौरे पर गया हुआ था और मीरा घर में उन दो खतरनाक औरतों के बीच बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अर्जुन के जाते ही सुमित्रा देवी और रिया ने अपने असली और भयानक रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब उन्हें रोकने या टोकने वाला कोई भी इंसान उस विशाल महल में मौजूद नहीं था। उन्होंने मीरा को उसके कमरे में नजरबंद कर दिया था और नौकरों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी मीरा को खाना या पानी नहीं देगा। एक रात जब बाहर बहुत ही भयंकर तूफान आ रहा था और तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी, तब सुमित्रा देवी और रिया ने मीरा के कमरे का दरवाजा बहुत जोर से धक्का देकर खोला। उनके हाथों में वही झूठी तस्वीरें और संदेशों के प्रिंटआउट थे जिन्हें रिया ने मीरा को हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए तैयार करवाया था। सुमित्रा देवी ने मीरा के बालों को बेरहमी से पकड़कर उसे जमीन पर खींच लिया और गालियां देते हुए कहा कि उसने उनके बेटे और खानदान की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। मीरा दर्द से चीख रही थी और रोते हुए उनके पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रही थी, लेकिन उन दोनों पत्थर दिल औरतों पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। मीरा ने बार बार कहा कि वह अर्जुन से प्यार करती है और यह तस्वीरें पूरी तरह से झूठी हैं, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया और उसे जोर से लात मारी। रिया एक कोने में खड़ी होकर अपनी जीत पर बहुत घमंडी और शैतानी मुस्कान के साथ हंस रही थी, जो मीरा के दिल को बुरी तरह चीर रही थी। उसी भयानक रात को रिया ने एक वकील को बुलाकर तलाक के वह जाली कागजात तैयार करवाए थे, जिन पर बाद में मीरा के जाली हस्ताक्षर करके अर्जुन को एक बहुत बड़ा और गंदा धोखा दिया गया था। सुमित्रा देवी ने मीरा के सामने शर्त रखी थी कि अगर वह चुपचाप इस घर से नहीं गई तो वह इन झूठी तस्वीरों को पूरे समाज में बांट देंगी, जिससे उसके गरीब माता पिता आत्महत्या कर लेंगे। अपने लाचार माता पिता की जान बचाने की खातिर मीरा के पास उनकी इन जालिम शर्तों को मानने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। सुमित्रा देवी के आदेश पर महल के सुरक्षा कर्मियों ने मीरा को पकड़कर बहुत ही बेरहमी के साथ घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया और उसे भारी बारिश में बाहर फेंक दिया। मीरा के पास उस समय न तो कोई पैसे थे और न ही सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े थे। वह सिर्फ अपनी साधारण सी साड़ी में उस भयंकर और जानलेवा ठंड में कांप रही थी। दरवाजे के अंदर से रिया की वह चुभने वाली हंसी गूंज रही थी, जो मीरा के वजूद को तार तार कर रही थी और उसे अंदर तक पूरी तरह तोड़ रही थी। मीरा उस भयानक और अंधेरी रात में जयपुर की सुनसान सड़कों पर पागलों की तरह बेतहाशा रोते हुए भटक रही थी और बारिश का पानी उसके आंसुओं के साथ मिलकर उसके चेहरे से लगातार नीचे बह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए, क्योंकि अगर वह अपने माता पिता के पास जाती तो समाज के ताने उन्हें मार डालते। इसलिए उसने अपनी पहचान को हमेशा के लिए मिटाने का एक कठिन फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अब कभी वापस नहीं लौटेगी और इस धोखेबाज दुनिया से दूर जाकर अपनी एक बिल्कुल नई और मजबूत पहचान का निर्माण करेगी। अचानक महल के मुख्य द्वार बहुत जोर की आवाज के साथ खुले और वहां खड़ा सुरक्षाकर्मी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह आवाज सुनकर मंडप में मौजूद हर इंसान चौंक गया और संगीत अचानक रुक गया। सभी की निगाहें विशाल दरवाजे की तरफ घूम गईं, जहां से हवा का झोंका अंदर आया, जिसने पवित्र अग्नि को हिला दिया।
दरवाजे के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी, जिसका मजबूत आत्मविश्वास हॉल में अजीब खामोशी पैदा कर रहा था। उस महिला की गहरी आंखों में बड़े तूफान को रोक कर रखने जैसी अपार शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अचानक मीरा की कड़क और मजबूत आवाज ने अर्जुन को दर्दनाक यादों के गहरे भंवर से बाहर खींच लिया और उसे वापस मंडप की उस तनावपूर्ण वास्तविकता में लाकर बहुत जोर से पटक दिया। मीरा अब मंडप के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आग उगलती हुई नजरें सुमित्रा देवी के चेहरे पर गड़ी हुई थीं, जो इस समय डर और घबराहट के मारे एक पीली और बेजान दीवार की तरह दिखाई दे रही थीं। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें मीरा पर टिकी थीं, जो अब अपने अतीत का एक एक हिसाब चुकाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर वहां आई थी। मीरा ने अपनी उंगली सीधा सुमित्रा देवी की तरफ उठाते हुए स्पष्ट और भारी आवाज में कहा कि यह वही महान महिला हैं जो समाज में आदर्श और संस्कारी होने का झूठा ढोंग दिन रात रचती रहती हैं। उसने सबको बताया कि कैसे इस औरत ने एक निर्दोष और बेसहारा लड़की को आधी रात के समय भारी तूफान में सड़क हलास मरने के लिए जानवरों की तरह घर से बाहर निकाल दिया था, बिना यह सोचे कि उसका क्या होगा। मीरा के इन सच्चे शब्दों ने सुमित्रा देवी के उस झूठे सम्मान के मुखौटे को सबके सामने बुरी तरह से नोचकर फेंक दिया था। इसके बाद मीरा की भयानक नजरें रिया की तरफ घूमी, जो अर्जुन के पीछे छिपने की नाकाम और कायरतापूर्ण कोशिश कर रही थी, ताकि उसे मीरा के उन सीधे और तीखे सवालों का सामना न करना पड़े। मीरा ने रिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह रही वह बचपन की मासूम दोस्त जिसने अर्जुन का प्यार पाने के लिए मेरी जिंदगी को एक जिंदा नर्क में बदलने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उसने मेहमानों को बताया कि कैसे रिया ने नकली तस्वीरें और फर्जी संदेश बनाकर एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद और तबाह करने का महापाप किया था। रिया ने मीरा की बातों को सुनकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है, जो मीरा ने उनसे बदला लेने के लिए अपनी गंदी और बीमार मानसिकता से गढ़ी है। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए रोने का नाटक किया और कहा कि तुम्हें मुझ पर और अपनी मां पर इस सड़क छाप औरत से ज्यादा भरोसा करना चाहिए, जो सालों बाद यहां पैसे ऐंठने आई है। मगर रिया का यह झूठा नाटक अब अर्जुन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था, क्योंकि सच्चाई उसके सामने शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। अर्जुन के दिमाग में अब हर वह बात गूंज रही थी जो मीरा ने सालों पहले रोते हुए उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने अहंकार और अंधेपन में उसकी एक भी बात पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसे याद आया कि कैसे वह घर लौटकर अपनी मां और रिया की कहानियों पर आंख मूंद कर यकीन कर बैठा था, और उसने एक बार भी अपनी पत्नी को ढूंढने या सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। अर्जुन का दिल एक गहरे और असहनीय अपराधबोध से बुरी तरह भर गया था और वह खुद को सबसे घटिया इंसान महसूस करने लगा था। मीरा ने अपनी बात को जारी रखते हुए गर्व और सम्मान के साथ कहा कि मुझे तुम लोगों की झूठी और दिखावटी दुनिया से अब कोई मतलब या वास्ता नहीं है, और न ही मुझे तुम्हारा कोई पैसा चाहिए। मैंने अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और आज मैं एक सफल और स्वतंत्र महिला बन चुकी हूं, जिसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी भी धोखेबाज आदमी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरा यहां आने का मकसद सिर्फ उस काले सच को समाज के सामने लाना था, जिसे तुम दोनों ने बहुत चालाकी से दफना दिया था। हॉल में मौजूद मेहमान अब अर्जुन के परिवार को नफरत और घृणा की नजरों से देख रहे थे, और उनके बीच हो रही कानाफूसी अब स्पष्ट आलोचना में बदल चुकी थी, जो सबको बुरी तरह चुभ रही थी। शहर के कई जाने माने लोगों ने खड़े होकर सुमित्रा देवी और रिया की खुलेआम निंदा करनी शुरू कर दी थी, और वे कहने लगे थे कि ऐसे नीच परिवार के साथ उनका कोई संबंध आगे नहीं रह सकता है। सुमित्रा देवी का बरसों का कमाया हुआ झूठा रुतबा और सम्मान अब ताश के पत्तों की तरह एक झटके में पूरी तरह से बिखर कर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अर्जुन अपने आंसुओं को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया, और वह उस शानदार मंडप के फर्श पर घुटनों के बल बहुत ही बेबसी और लाचारी के साथ गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा।
उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी और भयंकर भूल का एहसास हो रहा था, जिसने न सिर्फ मीरा की जिंदगी को तबाह किया था, बल्कि खुद उसे भी अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से वापसी असंभव थी। उसने हाथ जोड़कर मीरा से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई स्पष्ट शब्द बाहर नहीं निकल पाया और वह बुरी तरह घुटता रहा। मीरा ने अर्जुन की इस दयनीय और टूटी हुई हालत को बहुत ठंडी और कठोर नजरों से देखा, लेकिन उसके सीने में अब अर्जुन के लिए कोई भी दर्द या पुराना प्यार बिल्कुल नहीं बचा था। यह वह इंसान था जिसने बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था, और आज उसकी यह हालत मीरा के मन में कोई सहानुभूति या दया की भावना पैदा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। मीरा ने लंबी सांस ली और रिया की तरफ मुड़कर कहा कि अभी तो मेरी कहानी का सिर्फ पहला पन्ना खुला है और तुम्हारी असली तबाही का मंजर तो अभी आना बाकी है। रिया को जब यह महसूस होने लगा कि स्थिति उसके हाथों से फिसल रही है, तो उसने तुरंत एक नया नाटक शुरू कर दिया। उसने चेहरे पर एक दयनीय और बेचारी लड़की वाले भाव ला दिए और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। रिया ने अपने दोनों हाथों से अर्जुन की शेरवानी को बहुत कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। उसने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में अर्जुन से कहा कि मीरा उसे फंसाने के लिए यह झूठी कहानियां बना रही है ताकि वह शादी तोड़ सके। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की पहली पत्नी मीरा थी, जिसे हर कोई सालों पहले मरा हुआ मान चुका था। उसने एक साधारण सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा मेकअप से पूरी तरह मुक्त था। उसके चलने के अंदाज में एक राजसी गरिमा थी और वह सीधे विवाह मंडप की दिशा में बेखौफ कदम बढ़ा रही थी। मीरा की उपस्थिति ने पूरे माहौल में ऐसा सन्नाटा ला दिया था कि लोगों के सांस लेने की आवाज सुनी जा सकती थी। वह एक हारी हुई औरत की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह आई थी। रिया ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अर्जुन की आंखों में बहुत मासूमियत से देखने की कोशिश की और कहा कि वह हमेशा से अर्जुन की भलाई चाहती थी और घर की खुशियों को संवारना चाहती थी। उसने अर्जुन के सीने पर अपना सिर टिकाकर यह जताना चाहा कि वह कितनी असुरक्षित और डरी हुई है और उसे सहारे की जरूरत है। रिया को लग रहा था कि उसका यह पुराना आंसू बहाने वाला हथियार एक बार फिर से असर दिखाएगा और अर्जुन का दिल पूरी तरह पिघल जाएगा। सुमित्रा देवी ने भी अपनी होने वाली बहू का पूरा साथ देने का फैसला किया, क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लगी थी और वे मीरा को जीतने नहीं दे सकती थीं। उन्होंने अपना सीना तानकर और बहुत अहंकारी लहजे में पूरे हॉल में मौजूद मेहमानों की तरफ देखा और उन्हें खामोश रहने का सख्त इशारा किया। सुमित्रा देवी ने कहा कि यह उनके घर का निजी और पारिवारिक मामला है और बाहरी लोगों को इसमें दखल देने या तमाशा देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। सुमित्रा देवी ने अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए कहा कि रिया एक सम्मानित घराने की बेटी है और उस पर ऐसे घटिया आरोप लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को एक बार फिर से बहुत कड़क स्वर में आदेश दिया कि वे तुरंत आगे आएं और इस पागल औरत को घसीटते हुए महल के बाहर सड़क पर फेंक दें। उनका यह आदेश सुनकर कुछ सुरक्षाकर्मी डरते हुए आगे बढ़े, लेकिन वे मीरा के मजबूत आत्मविश्वास को देखकर अभी झिझक रहे थे। मीरा अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह बिल्कुल अडिग और शांत खड़ी रही और उसने सुरक्षा कर्मियों की तरफ चेतावनी भरी नजर डाली कि उनके कदम वहीं जम गए। उसने चेहरे पर ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए सुमित्रा देवी और रिया के इस बेवकूफी भरे नाटक को ध्यान से देखा जो अब फ्लॉप हो रहा था। मीरा ने कहा कि तुम लोगों को गलतफहमी है कि तुम्हारी झूठी ताकत और पैसे की चमक मुझे डरा सकती है या सच्चाई को हमेशा के लिए छुपा सकती है। मीरा ने अपने काले रंग के बैग की चेन को आराम के साथ खोला और अंदर से मोबाइल फोन बाहर निकाला, जो उस वक्त सबसे खतरनाक हथियार लग रहा था। उसने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं और उसे मंडप में रखे बड़े से माइक के पास ले जाकर रख दिया, जिसका इस्तेमाल पंडित जी कर रहे थे। हॉल में बैठे सभी लोग अपनी सांसें रोककर
ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि अब मीरा कौन सा नया और भयानक बम फोड़ने वाली है। मोबाइल फोन से एक बहुत ही स्पष्ट और घबराई हुई आवाज गूंजने लगी, जो किसी अधेड़ उम्र के आदमी की लग रही थी, और रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आवाज शहर के जाने माने वकील की थी, जिसे रिया ने सालों पहले मोटी रकम देकर मीरा के खिलाफ जाली तलाक के कागजातों को तैयार करने का काम सौंपा था। वकील की वह कांपती हुई और डर से भरी आवाज पूरे विवाह समारोह के हॉल में गूंज रही थी, और हर कोई उसे सुन रहा था। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में वह वकील बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कबूल कर रहा था कि उसे रिया और सुमित्रा देवी की तरफ से एक भारी भरकम बैग रुपयों से भरा मिला था। उसने बताया कि उसका काम ऐसा फर्जी दस्तावेज तैयार करना था जो बिल्कुल असली लगे और जिस पर मीरा के जाली हस्ताक्षर बहुत सफाई के साथ किए गए हों, ताकि अदालत में शक न हो। वकील ने बताया कि रिया ने उसे धमकी दी थी कि अगर काम नहीं हुआ तो वह करियर बर्बाद कर देगी। वकील की आवाज आगे कह रही थी कि उसने अपनी आंखों से देखा था जब सुमित्रा देवी ने मीरा को घर से बाहर निकाल दिया था और वह गाड़ी में बैठकर तमाशा देख रहा था। उसने बताया कि रिया उस रात खुश थी और उसने वकील को शराब की महंगी बोतल इनाम के तौर पर दी थी, क्योंकि उनका खौफनाक काम पूरी तरह सफल हो गया था। यह बातें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कोई इतने प्रतिष्ठित परिवार से घटिया हरकत की उम्मीद नहीं करता था। ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे ही खत्म हुई, पूरे महल में एक भयानक और डरावना सन्नाटा छा गया, जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। मानो वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद ही नहीं है। मेहमानों के चेहरों पर अब साफ तौर पर नफरत और घृणा के भाव देखे जा सकते थे, और वे रिया को एक खूंखार अपराधी की तरह घूर कर देख रहे थे। रिया की सांसें तेजी से चलने लगी थीं, और उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें साफ तौर पर चमकती हुई दिखाई देने लगी थीं। रिया ने अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि यह रिकॉर्डिंग झूठी है और कंप्यूटर की मदद से तैयार की गई है। उसने अपने बचाव में कहा कि आज के समय में किसी की आवाज की नकल करना बहुत आसान काम है, और मीरा ने गंदी साजिश रचकर यह फर्जी क्लिप बनवाई है ताकि उसे फंसाया जा सके। रिया के बेतुके और झूठे तर्क अब किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहे थे, और घबराहट बढ़ रही थी। अर्जुन ने जब मीरा को देखा तो उसके हाथ से पूजा की सामग्री छूटकर जमीन पर गिर गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस औरत ने उसे तड़पाया था वह सामने थी। वहीं रिया का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मीरा वापस आएगी। सुमित्रा देवी सदमे में आ गई थीं, और वह अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई थीं। मंडप में एक रहस्यमयी शांति छा गई थी, जो बड़े धमाके से पहले होती है। अर्जुन, जो अब तक पूरी तरह से बुत बनकर खड़ा हुआ था और जिसके दिमाग में एक भयानक तूफान चल रहा था, उसने अचानक सारी शक्ति इकट्ठा की और कड़ा फैसला लिया। उसने अपने हाथ को बहुत झटके और ताकत के साथ खींचा, जिससे रिया जो शेरवानी को पकड़े थी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाकर कुर्सी से टकरा गई। अर्जुन की आंखों में अब रिया के लिए प्यार या हमदर्दी बिल्कुल बाकी नहीं बची थी, बल्कि वहां एक गहरी नफरत की आग धधक रही थी। अर्जुन ने रिया की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए बहुत भारी और गरजती आवाज में कहा कि तुम मेरे करीब आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। उसने कहा कि मैं आज तक ये सोचता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने मेरी पूरी जिंदगी को एक भयंकर धोखे के दलदल में धकेलकर बर्बाद कर दिया है। अर्जुन के इन कठोर शब्दों ने रिया के सारे झूठे घमंड को एक झटके में चकनाचूर कर दिया था और औकात दिखा दी थी। इसके बाद अर्जुन अपनी मां सुमित्रा देवी की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जो उसके दिल के गहरे दर्द और तकलीफ को दुनिया के सामने बयान कर रहे थे। उसने अपनी मां से बहुत टूटी और दर्द भरी आवाज में पूछा कि एक मां अपने सगे बेटे की जिंदगी को अपने हाथों से इस तरह कैसे बर्बाद कर सकती है, सिर्फ झूठे घमंड के लिए।
अर्जुन ने कहा कि आपने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी को नर्क बनाया, लेकिन साथ ही अपने बेटे को भी घिनौना पापी बना दिया है। सुमित्रा देवी अपने बेटे के इन सीधे और तीखे सवालों का कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रही थीं, और वे बस अपना सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हुई थीं, क्योंकि उनका सारा झूठ पकड़ा जा चुका था। उन्होंने बहुत धीमी और कांपती आवाज में यह कहने की कोशिश की कि इन सीधे उन्होंने जो कुछ किया वह अर्जुन की खुशी और खानदान की इज्जत को बचाने के लिए ही किया था, क्योंकि वे मीरा को लायक नहीं मानती थीं। सुमित्रा देवी को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अर्जुन ने बहुत तेज आवाज में अपनी मां पर चिल्लाते हुए कहा कि आप इसे मेरी खुशी कैसे कह सकती हैं, जब आपने मेरी यह खुशी किसी और की कब्र पर इमारत बनाकर हासिल की थी, और वह भी इतने बड़े झूठ के सहारे। उसने कहा कि आज से मेरे मन में आपके लिए वह सारी इज्जत और सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया है जो मैं एक बेटे के रूप में हमेशा रखता था। अर्जुन के दर्दनाक शब्दों को सुनकर सुमित्रा देवी वही जमीन पर बैठ गईं और रोने लगीं। मीरा यह सारा दृश्य बहुत ही शांति और संयम के साथ देख रही थी, और अर्जुन का यह दर्दनाक टूटना उसे अंदर से कोई खुशी या सुकून बिल्कुल नहीं दे रहा था, क्योंकि वह भी कभी टूटी थी। लेकिन उसे अर्जुन पर अब कोई तरस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यह वही इंसान था जिसने उस रात भरोसा करने की बजाय अपनी मां और रिया की झूठी बातों पर आसानी से विश्वास कर लिया था। मीरा का दिल पत्थर का हो चुका था और वह न्याय चाहती थी। मेहमानों के बीच अब खुलेआम और बहुत तेज आवाज में चर्चा शुरू हो गई थी, और शहर के बड़े लोग अब रिया और सुमित्रा देवी के मुंह पर उनकी बुराई करने से पीछे नहीं हट रहे थे। हर कोई यह कह रहा था कि रिया जैसी नीच लड़की से शादी करना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़े श्राप से कम नहीं हो सकता है, और अर्जुन बच गया। रिया के माता पिता भी शर्म और बेइज्जती के मारे अपना सिर झुकाकर कोने में छुपने की कोशिश कर रहे थे। रिया के पिता, जो खुद को शहर का बहुत बड़ा व्यापारी मानते थे, उन्होंने हिम्मत जुटाकर आगे आने का फैसला किया ताकि वे अपनी और बेटी की बची इज्जत को पूरी तरह नीलाम होने से बचा सकें। उन्होंने अर्जुन के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि यह सब गलतफहमी का नतीजा है, और वे दोनों परिवारों को मिल बैठकर शांति से मामले को समझदारी के साथ सुलझा लेना चाहिए। लेकिन अर्जुन के पिता ने गुस्से के साथ उनका हाथ झटक दिया और कहा कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मीरा ने रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए एक भयानक मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारा यह गंदा खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और तुम्हारी असली जगह अब महल में नहीं बल्कि जेल की काल कोठरी में है। उसने रिया को बताया कि वह पहले ही शहर के पुलिस अधिकारी को सबूतों की फाइल और वकील की रिकॉर्डिंग सुरक्षित तरीके से सौंप चुकी है, और पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच सकती है। रिया यह सुनकर कांपने लगी। मीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत कड़क आवाज में कहा कि मैंने यह सारी तैयारी सोच समझकर और मजबूत रणनीति के तहत की है, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग आसानी से अपना भयानक गुनाह कबूल नहीं करोगे। उसने रिया से कहा कि अब तुम चाहे जितना रोने का नाटक कर लो, लेकिन कानून तुम्हें अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा, और तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यह बात सुनकर हॉल में मौजूद लोगों ने मीरा की खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। मीरा ने मंडप के सामने आकर कदम रोक लिए और उसकी तीखी नजरें रिया और अर्जुन पर टिक गईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बुलंद आवाज में कहा कि पंडित जी, आप इन मंत्रों को यहीं रोक दें, क्योंकि यह विवाह पूरी तरह गैरकानूनी है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और लोग कुर्सियों से खड़े होकर यह सारा तमाशा देखने लगे। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल पाई। मीरा का हर शब्द तेजधार हथियार की तरह दिलों पर भारी वार कर रहा था। रिया अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, और वह अपनी जान और आजादी को बचाने के लिए पागलों की तरह भागने और छुपने का सुरक्षित रास्ता ढूंढने की हताश कोशिश कर रही थी। लेकिन मीरा ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम सिर्फ अर्जुन के प्यार या उसकी पत्नी का दर्जा
पाने के लिए इतनी हद तक नीचे नहीं गिर सकती हो। इसके पीछे कोई गहरा लालच छिपा हुआ है। मीरा के इन शब्दों ने हॉल में नया सन्नाटा और भारी रोमांच पैदा कर दिया था। अर्जुन ने मीरा की इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और उसके दिमाग में नए और उलझे हुए सवाल तेजी से उठने लगे कि आखिर रिया का वह कौन सा भयानक राज है जिसे मीरा अब उजागर करने वाली है। उसने रिया की तरफ शक भरी नजरों से देखा और उसे याद आया कि कैसे पिछले कुछ महीनों से रिया लगातार कंपनी के अहम फैसलों में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को महसूस होने लगा कि रिया का खेल सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था। मीरा ने अपने बैग के अंदर से एक और मोटी और लाल रंग की फाइल बाहर निकाली और उसे मजबूती के साथ अपने हाथों में पकड़कर अर्जुन और मेहमानों के सामने ऊंचे स्तर पर लहराया। उसने अपनी आवाज को और भी ज्यादा बुलंद और कड़क करते हुए ऐलान किया कि इस फाइल के अंदर रिया और उसके परिवार के वह सारे काले सच छुपे हुए हैं जो उनके लालच और शादी की असली वजह साबित कर देंगे। मीरा की इस बात ने माहौल में एक भयंकर सस्पेंस भर दिया था। मीरा ने उस लाल रंग की फाइल को अपने हाथों में बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी आंखें रिया के डरे हुए चेहरे पर गड़ी हुई थीं। उसने फाइल को खोला और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज बाहर निकाले जिन पर कई सरकारी मोहरें लगी हुई थीं। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी स्पष्ट और कड़क आवाज में पूरे हॉल को संबोधित करते हुए कहा कि इस फाइल में रिया के परिवार की वह भयानक सच्चाई कैद है जिसे उन्होंने आज तक दुनिया की नजरों से होशियारी के साथ छिपा कर रखा था। उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए बताया कि रिया के पिता का व्यापार पिछले 3 सालों से लगातार भयानक घाटे में चल रहा है और वे दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। उनके ऊपर बैंकों का करोड़ों रुपए का भारी कर्ज है जिसे चुकाने में वे पूरी तरह से असमर्थ हो चुके हैं। मीरा ने कहा कि रिया का परिवार अपनी डूबती हुई कंपनी और खत्म हो रहे सम्मान को बचाने के लिए एक ऐसे अमीर बकरे की तलाश में था जिसे फंसा कर वे अपना पूरा कर्ज आसानी से चुका सकें, और वह बकरा अर्जुन है। मीरा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कागज हवा में लहराते हुए कहा कि यह वह गुप्त समझौता है जिसे रिया ने शादी के तुरंत बाद अर्जुन से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने के लिए तैयार किया था। इस कागज में साफ लिखा है कि शादी के बाद अर्जुन की कंपनी के 50% शेयर सीधे रिया के नाम हो जाएंगे ताकि वह अपने पिता की डूबती हुई कंपनी को फिर से खड़ा कर सके। मीरा ने अर्जुन को चेतावनी दी कि रिया को उससे कोई सच्चा प्यार नहीं है, बल्कि वह सिर्फ उसके करोड़ों के अंपायर को हड़पना चाहती है। रिया का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसके होठ बुरी तरह से कांप रहे थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा और घिनौना राज पूरे समाज के सामने नंगा हो चुका था। वह अब रोने या चिल्लाने का कोई भी नाटक नहीं कर पा रही थी क्योंकि मीरा के पास मौजूद हर एक सबूत बिल्कुल सच्चा और अकाट्य था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। रिया के पिता ने अपना सिर शर्म के मारे नीचे झुका लिया था और वे हॉल से चुपचाप बाहर भागने का एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बम फट गया हो और उसकी सोचने समझने की पूरी ताकत एक झटके में पूरी तरह खत्म हो गई हो। वह रिया की तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे वह कोई भयानक डायन हो जिसने एक खूबसूरत परी का मुखौटा पहनकर उसे अपने मायाजाल में फंसा लिया था। अर्जुन को अब यह साफ तौर पर समझ आ गया था कि रिया ने बचपन की दोस्ती का सिर्फ फायदा उठाया था और मीरा को घर से निकालने की वजह सिर्फ और सिर्फ अंधा लालच था। अर्जुन बहुत तेज और लंबे कदम बढ़ाता हुआ रिया के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसने रिया के हाथ से उस शादी की माला को बहुत ही झटके के साथ छीनकर जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी भयानक और गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से रिया को घूरते हुए कहा कि तुम एक बहुत ही नीच और गिरी हुई औरत हो जिसने पैसों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी उस पत्नी को मुझसे दूर कर दिया जो मुझे सच में बहुत प्यार करती थी और मेरे लिए अपनी जान तक देने को हमेशा तैयार रहती थी। सुमित्रा देवी, जो अब तक रिया को अपनी सबसे अच्छी पसंद मान रही थी,
इस भयानक सच्चाई को सुनकर पूरी तरह से सदमे में चली गई थीं और उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वे अपने बेटे की जिंदगी और घर की इज्जत सौंपने जा रही थीं, वह अंदर से इतनी बड़ी धोखेबाज और लालची निकलेगी। सुमित्रा देवी को अब मीरा की वह सारी बातें याद आ रही थीं जिन्हें उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया था और अपने घमंड में अंधी होकर एक निर्दोष लड़की को भयानक सजा दी थी।